Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. यूनिट 9 अभी हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1972 एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1972 क्या है? तो देखिए 1972 में पहली बार एनवायरनमेंट को लेकर के सोच विचार हुआ। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी एक्ट थे या फिर जो भी प्रोटोकॉल्स बने हैं उनमें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है इसको कहा जा सकता है कि सबसे पहला डिक्लेरेशन था। ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ये आपको ईयर इसका याद होना चाहिए 1972। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है इसको डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस भी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसको लेकर के ये पहला यूनाइटेड नेशन का क्या था, डिक्लेरेशन। ये याद रखेंगे कि ये और ये सेम चीज है, किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम is responsible for coordinating responses to environmental issues within the United Nations system। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे उससे डील करने का जो भी काम है वो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है। ठीक है, और ये सिर्फ यूएस के अंदर ही है, यूएस के अंदर ही काम करता है, उसके बाहर नहीं। अब इसको देखते हुए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पारित किया था। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द एक्ट इज वाइडली कंसिडर्ड टू हैव बीन अ रिस्पॉन्स टू द भोपाल गैस लीक। भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल में गैस लीक हुआ था, you guys must have seen the movie or series made on this incident, है ना? तो अगर नहीं भी देखा है तो आपने अपने एसएसटी की बुक्स में पढ़ा होगा भोपाल गैस लीक के बारे में। तो जब से ये गैस लीक हुआ तब से जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने भी सोचा कि हमें कुछ तो लॉज बनाने चाहिए, कुछ तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कायदे कानून चाहिए ताकि ऐसी चीज दोबारा ना हो। ये किस वजह से हुआ था? क्योंकि वहां पे बहुत सारी आ, लापरवाहियां बढ़ती जा रही थी और जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होते हैं उनको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा था, मेंटेनेंस नहीं था चीजों का, बहुत सारी चीजें थी, इसकी वजह से गैस लीक हुआ। तो ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसने इसके बाद ये लागू किया। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं। और देखिए ये जो एक्ट अपना बना है ना 1986 में, इसने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो था 1972 में, इससे भी इसने इंस्पिरेशन ली थी एक तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने वाला है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was a result of India's commitment to take appropriate action for the protection and improvement of environment at the, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, किससे? यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से एक आपको चुनना है। ठीक है, वियना कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांस, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम 1972, फोर्थ इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इंडिया ने कमिट किया था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इससे इंस्पायर होके लिया था एक तरीके से, ऐसा कहा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। United Nations Environmental Programme UNEP was the result of deliberations held during
यूनाइटेड नेशन यूएनईपी जो है वो किसका रिजल्ट था? स्टॉकहोम का ही था ना। ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम इन 1972, है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लेते हैं। इन 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ऐसा कहा जा सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सफल एक प्रोटोकॉल है। इसमें क्या था, ये किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड। प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़कर आए हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड चेक दम आउट। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवीए एंड यूवीबी रेज। ठीक है। और उसके डिप्लीट होने से, यानी कि ओजोन लेयर में उसको डैमेज होने से उसमें जगह जगह छेद हो गए हैं, जिसकी वजह से सन की हार्मफुल रेज धरती तक आती हैं, और जो कि कई तरीके के बीमारियों का कारण है, जिसमें कि स्किन कैंसर मेन है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत सारे देशों ने मिलके ये एक ट्रीटी बनाई कि भाई जो भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन में अपनी हिस्सेदारी देते हैं, उनको खत्म करो। जिनसे ओजोन डिप्लीशन होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को खत्म करना शुरू करो, है ना। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। इट वॉज अग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987। ठीक है, 1987 में इस पे अग्रीमेंट हुआ था सबका। और इसको लागू कब किया गया? 1989 में, यानी कि 2 साल लगे। सितंबर से 16 सितंबर 1987 में इस पे अग्री हुए सब लोग। और इस ये फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 1989। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इनको शॉर्ट में ओडीएस कहा जाता है, ये क्या क्या हो सकते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है वो मैन मेड गैसेस रहती हैं जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती हैं, है ना। और ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। जो हेल्पफुल होती है, जो अच्छी ओजोन होती है, गुड ओजोन, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी कि ओडीएस होते हैं, ओडीएस में कुछ सब्सटेंसेस हैं, इनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको शॉर्ट में सीएफसीज कहते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको शॉर्ट में एचसीएफसीज कहते हैं। हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, एचबीएफसीज। हेलोन्स, हेलोन्स क्या होते हैं? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, यानी ClBr, ये सभी हेलोन्स कहलाते हैं। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको ये याद होगा। बाकी नेक्स्ट है मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो मेन इसमें आप देखोगे जो क्लोरीन है, क्लोरीन खतरनाक चीज है। क्लोरीन बहुत खतरनाक है ओजोन के लिए। तो मेन आप देखोगे ज्यादातर में आपका क्लोरीन मिल जाएगा। ठीक है, इट्स अ हेलोन। तो ये हार्मफुल सब्सटेंस है। ओडीएस के सोर्सेज, यानी कि ये अभी हमने जो पढ़े, ये जो गैसेस हैं ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती हैं? रेफ्रिजरेट से, या फिर व्हीकल एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इन सब से निकल सकती हैं। या फोम ब्लोइंग एजेंट, जो फोम बनती है उससे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, या फिर सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग, जैसे ड्राई क्लीनिंग में भी जो भी सॉल्वेंट यूज होते हैं। एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स, ठीक है, जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं उससे भी, उसमें भी जो गैसेस हैं वहां से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये आपके सोर्सेज हो गए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के, या यहाँ से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। एम क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? इसका एम यही है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम से कम किया जाए। ठीक है, द एम ऑफ द एग्रीमेंट वाज टू लिमिट द रिलीज ऑफ CFCs इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रिप्लेसिंग देम। अब देखो, बिल्कुल तो किसी चीज को यूज करना बंद नहीं कर सकते हैं, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs को रिप्लेस किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HFCs से। ठीक है।
तो ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चंस आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स रिप्लेस्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आफ्टर देयर फेज आउट ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको किससे रिप्लेस किया था? अभी लास्ट लाइन हम पढ़ कर आए हैं। तो देखो, CFCs को HFC से रिप्लेस किया गया था, बट यहाँ पे वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पर फ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और हेलोन्स, तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एक तरीके से बहुत ठीक नहीं बनाया UGC वालों ने। तो इसमें से मोस्ट सिमिलर जो ऑप्शन है वो सेकंड है, तो आप इसको चूज करके आओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। इनको क्वेश्चन पेपर थोड़ा ठीक से बनाना चाहिए था, क्योंकि आप देखोगे ये HFCs है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन फ्लोरीन एंड कार्बन। एंड यहाँ पे HCFCs यानी हाइड्रोजन क्लोरीन और फ्लोरीन एंड ये आपका कार्बन। तो ठीक है, आप सेकंड वाला चूज करेंगे। वैसे क्लोरीन नहीं आना चाहिए, हमारा मेन मोटो यही होता है क्लोरीन को हटाना, क्योंकि क्लोरीन बहुत डिस्टर्ब करता है। बट स्टिल दैट्स द ओनली मोस्ट क्लोजेस्ट चॉइस दैट वी हैव, तो इसको ही चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन ऑर्डर टू एड्रेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इश्यूज? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कौन से इशू को सॉल्व करने के लिए साइन किया गया था? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पॉल्यूशन? नो। एसिड रेन? नो। ग्लोबल वार्मिंग? नो। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, ट्रोपोस्फेयर में भी आपका ओजोन होता है, बट इट इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है, बट वी वांट टू सेव द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू, क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में? कॉपरेशन अमंग यूएन मेंबर कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, या फिर फेजिंग आउट द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन ट्यूबिंग सब्सटेंसेस? सेकंड ऑप्शन क्लियरली आपको साफ साफ दिख रहा है कि सही है, ठीक है। सिर्फ गार्डिंग सोशल क्वालिटी नहीं, ये नहीं है। इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं। सेकंड सबसे ठीक है, ये आप इसको टिक करें। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। बाकी की चीजें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आई ट्राई टू पोस्ट न्यू वीडियो एवरी डे, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको छोटे से छोटे वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।